ओके, सो हियर वी आर। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस डिस्कशन। आज की चर्चा में कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड बिट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर AK-203 असॉल्ट राइफल अब रशिया की मदद से हम अमेठी में बनाने जा रहे हैं। उसके बारे में जो है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चर्चा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिसेंटली एक प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जिसे हम कहते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, उसकी घोषणा की गई और उसमें भारत के RRR इस मूवी को वहां पर नवाजा गया, उसको अवार्ड मिला। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगेन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जापान द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उनकी जो कैपिटल सिटी है टोक्यो, वहां से अगर जापानीज नागरिक रूरल एरिया में जाते हैं तो उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, उनको जो है कुछ आर्थिक एक तरीके से जो है मदद की जा रही है। ये क्या माजरा है उसको हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण देशों के जो है इलेक्शंस हुए और वहां पर नए प्रधानमंत्री या नए राष्ट्रपति का जो है वहां पे चुनाव हुआ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेंजामिन नेतन्याहू, लुला डिसिल्वा, पुष्प कुमार दहल, इनके बारे में भी जो है हम वहां पर चर्चा करेंगे। भारत के वुमेन्स एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वुमनिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया जा रहा है, वो क्या है उसको हम समझेंगे। केरला का एक डिस्ट्रिक्ट कोल्लम रिसेंटली चर्चा में था, किस लिए वो चर्चा में था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस स्विट्जरलैंड में जिसकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां पर ऑक्सफैम रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया गया विच स्पीक्स अबाउट द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो उसने जो है भारत की अर्थव्यवस्था में अलग अलग जो विषमताएं हैं, इनइक्वालिटीज है, उसके बारे में क्या कहा है उसको हम वहां पे देखेंगे। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल हाइड्रोजन मिशन, भारत सरकार ने रिसेंटली 19,700 करोड़ उसके लिए खर्च करने का जो है मन बनाया है। सो व्हाट इज दिस नेशनल हाइड्रोजन मिशन, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो टू स्टार्ट विथ AK-203 एट अमेठी, हमने AK-47, ये बहुत बार हमने वहां पे सुना था, AK-47 राइफल्स वहां पे होते हैं। अब AK-47 से आगे बढ़ते हुए हम AK-203 असॉल्ट राइफल्स भारत में बनाने जा रहे हैं और उसका इस्तेमाल अब पूरी भारतीय फौज में, एयरफोर्स में और नेवी में किया गया। अब तक जो है अगर आप भारतीय फौज वहां पे देखोगे तो भारतीय फौज के जवानों को, जिसे हम कहते हैं इंसास राइफल 5.566 5.56 mm, इंसास राइफल दैट इज इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, लॉन्ग फॉर्म ऑफ इंसास इज इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। सो इस इंसास राइफल का जो है वहां पर इस्तेमाल किया जाता था, बट इस इंसास राइफल को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी जो है एक तरीके से हमारी इफेक्टिविटी, कहीं ना कहीं जो है हमारी फौज की असॉल्ट पावर, उसको जो है कॉम्प्रोमाइज करते हुए हमने पिछले कुछ सालों में वहां पे देखा हुआ है। और इस इंसास राइफल से रिलेटेड जो है कुछ दिक्कतें हैं, जैसे हाई अल्टीट्यूड में यानी 10,000 11,000 फीट के ऊपर अगर बर्फीले पहाड़ीले एरिया में हमारी फौज वहां पर तैनात है तो ये इंसास राइफल जो है वहां पर ठीक से काम नहीं कर सकती है। वहां पे जीरोइंग से रिलेटेड, उसके एम से रिलेटेड और उसके फंक्शनिंग से रिलेटेड अलग अलग जो है दिक्कतें वहां पे तैयार होती है। इतने ही नहीं, वहां पे गन जैमिंग के इश्यूज वहां पे थे, ऑयल लीकेजेस के इश्यू थे। सो बेसिकली इंसास राइफल जो है इफेक्टिवली वहां पर काम नहीं कर रही है। और जब 21वीं सदी में भारत के सामने जो अलग अलग तरह के सिक्योरिटी के चैलेंजेस है, जिसमें हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहने वाला है, तो इस इंसास राइफल को हटा के अब लेटेस्ट कोई वेपन हमारी हर एक फौजियों के पास वहां पे होना जरूरी है। और इसको ही सोचते हुए भारत ने रशिया से एक करार किया, भारत ने रशिया से एक जॉइंट वेंचर वहां पर किया और उस ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले समय में भारत में
6 लाख AK-203 राइफल्स ये तैयार होने वाले हैं। और इन 6 लाख राइफल्स में से कुछ राइफल्स ऑलरेडी भारत में वहां पे पहुंच चुके हैं। और ये टोटल जो डील है भारत और रशिया के बीच में AK-203 बनाने का, उससे संबंधित 5,124 करोड़ रुपया भारत सरकार जो है वो खर्च करने वाला है। एक्चुअली ये करार जो है दिसंबर 2021 में ही हो गया था, लेकिन अलग अलग इश्यूज की वजह से, जैसे हमें पता है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ करेंसी उससे रिलेटेड रशिया से लगाए गए हैं। सो ये अलग अलग इश्यूज थे, इन इश्यूज में से रास्ता निकालते हुए फाइनली अब AK-203 भारत के अमेठी में वहां पर जो है बनने के लिए तैयार वहां पे हो गया। इस राइफल की खासियत ये रहेगी कि ये राइफल 100% इंडिजिनस कंपोनेंट्स यानी पूरे भारतीय बनावट की, पूरे भारतीय तरीके से ये जो है वहां पे बनाई जाएगी। और अगले 128 महीनों में यानी रफली आने वाले अगले 10 सालों में ये 6 लाख राइफल्स भारत में वहां पे बनाए जाएंगे। ये राइफल्स की बड़ी खूबियां हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ AK-47 राइफल। असॉल्ट राइफल है, यानी ऑफेंसिव पोस्चर के लिए, अटैक के लिए ये राइफल जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो हमें पता है रशिया के साथ एक तरीके से करार करके ये सारी चीजें जो है हम डेवलप करने वाले हैं। पिछले कई दशकों का इतिहास अगर हम देखेंगे तो रशिया के साथ समय समय पर हमने अलग अलग तरह के डिफेंस से रिलेटेड करार किए हुए थे, और उसके माध्यम से बहुत सारी डिफेंस मशीनरी, डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस वेपन्स हम जो है हमेशा रशिया से खरीदते रहते हैं। और अभी की भी अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट भारत के पास जो अलग अलग तरह के हथियार हैं उसमें से 60% से ज्यादा हथियार अकेले रशिया से हम वहां पे बोरो करते हैं या अकेले रशिया से जो है हम वहां पे खरीदते हैं। सो रशिया हैड बीन अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड फॉर इंडिया एज फार एज द डिफेंस सेक्टर इज कंसर्न। लेकिन हम अब तक सिर्फ रशिया से जो हथियार खरीदते थे वहां तक सीमित ना रहते हुए उसके एक स्टेप आगे जा रहे हैं। बायर सेलर इस रोल से हटके, यानी एक तरीके से रशिया से हम बाय कर रहे हैं, रशिया हमें सेल कर रहा है, इस रोल से हटके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब हमने रशिया के साथ जॉइंट वेंचर कर दिया है, एक तरीके से संयुक्त इस तरह का जो है उनके साथ हमने जो है भागीदारी कर दी है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में अलग अलग तरह का संशोधन, अलग अलग तरह के हथियारों का विकास और उनका जो है उत्पादन भारत में वहां पे किया जाएगा। अगेन आत्मनिर्भर भारत के लिए, मेक इन इंडिया के लिए ये एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम वहां पे माना जाता है। रशिया हमेशा ही हमारा दोस्त वहां पे रहा है। अगर हम भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात करेंगे तो ये तीनों को मिलके हर साल हम रशिया के साथ इंद्र नाम का एक्सरसाइज वहां पे करते हैं। IND फॉर इंडिया एंड R फॉर रशिया। सो इंद्र एक्सरसाइज जो है हम रशिया के साथ वहां पे करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, जैसे हमें पता है ब्रह्मोस क्रूइज मिसाइल, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, ये दो रिवर उसके नाम से ब्रह्मोस मिसाइल, ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम जिसके माध्यम से भारत ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण वहां पे किया है, ये भी रशिया की मदद से वहां पे हुआ है। सुखोई 30 जो हवाई जहाज हमारे पास है इंडियन एयरफोर्स के पास, तो ये सुखोई 30 भी जो है मूलतः रशियन, एक तरीके से जो है रशियन मेक के इस तरीके के ये सारे एयरक्राफ्ट वहां पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जैसे पता है अभी जो सबसे बड़ी चीज हमारे पास है AMD, दैट इज एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम रशिया से खरीद रहे हैं। T-90 जो टैंक है भीष्म, T-90S भीष्म टैंक, ये भी हमने जो है रशिया से हमने वहां पे खरीदे हैं। नेवी की अगर हम बात करेंगे तो भारत के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, इसको भी जो है हमने रशिया से वहां पे खरीदा हुआ है। सो बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, पिछले कई दशकों से रशियन बनावट के, रशियन मेक के कई सारे इक्विपमेंट्स, कई सारे हथियार
भारतीय फौज द्वारा वहां पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उसमें अब एक अगली कड़ी रशिया के साथ जॉइंट वेंचर में हम AK-203 असॉल्ट राइफल्स बनाने वाले हैं, जो भारत की फौजियों को वहां पर प्रदान किए जाएंगे। सो फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक एस्पेक्ट आपको पता होना जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेक इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इशू आप वहां पर मेंशन कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट इशू। सेकंड, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कला क्षेत्र में भारत के एक मूवी को एक महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है, एंड दैट इज गोल्डन ग्लोब अवार्ड। सो हमें पता है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड इस साल का जो है बेवर्ली हिल्स, अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये अवार्ड सेरेमनी जो है वहां पर हुआ। और वहां पर भारतीय मूवी जो है RRR, इस भारतीय मूवी के नाटू नाटू नाम का जो सॉन्ग है उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जो है वहां पर दिया गया। बेसिकली आपका नॉलेज सिर्फ यहां तक सीमित ना होते हुए आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2023 में बेसिकली ये जो RRR मूवी है वो 2 कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट की गई थी। एक कैटेगरी थी बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म, और दूसरी जो कैटेगरी थी दैट वाज फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। सो बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का तो जो है अवार्ड इसे नहीं मिला, जो अर्जेंटीना की मूवी 1985 को मिला। RRR को वो अवार्ड वहां पे नहीं मिला बट नॉमिनेट हुई थी। लेकिन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड है वो इस RRR मूवी के नाटू नाटू इस सॉन्ग को वहां पे मिल गया। हमें पता है एस राजामौली ये इस RRR मूवी के डायरेक्टर वहां पर है। तो ये RRR मूवी जो है पिछले कई महीनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग तरह के जो है अवार्ड्स वहां पे जीत चुके हैं, और गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में भी अब उसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का वहां पर अवार्ड मिला है। इतना ही नहीं, रिसेंटली एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, ये भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो है अवार्ड डिक्लेयर हुए, जो लॉस एंजलिस में वहां पे हुआ था ये सारा जो समारोह था वो। सो इस एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में भी भारत की इस RRR इस मूवी ने बेस्ट फीचर फिल्म इन द कैटेगरी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इसका अवार्ड वहां पर प्राप्त किया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में इसे बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड नहीं मिला, लेकिन एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में इसे बेस्ट फीचर फिल्म इन अ फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी इसका अवार्ड मिला। उसके साथ ही बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड इस नाटू नाटू इस गाने को जो है वहां पे मिला। तो ये कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर के अवार्ड्स जो कला क्षेत्र से संबंधित है, इसकी भी हमें जानकारी होना वहां पर जरूरी है। RRR इसके बारे में जो है ये आपको पता होना जरूरी है। अगला इशू जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे हमें पता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये कम वहां पे हुआ है, और ऐसा कयास वहां पे लगाया जा रहा है कि वर्ष 2023 में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडिया वुड बी द कंट्री विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत ये वर्ष 2023 तक हो जाएगा। और ऑलरेडी हमें पता है भारत की जनसंख्या जो है 141 करोड़ से ज्यादा वहां पे है। तो एक तरफ भारत के पास वहां पे इशू है, द इशू रिलेटेड विद ओवर पॉपुलेशन, तो दूसरी तरफ जापान के सामने जो वहां पे इशू है वो है उनका जो अर्बन एरिया है, शहरी जो इलाका है, मुख्यतः टोक्यो जो उनकी राजधानी का शहर है, कैपिटल शहर है, वहां पर नौकरी के लिए, अर्बन एमिनिटीज के लिए बहुत ज्यादा पैमाने पर जापान के रूरल एरिया से लोग वहां पर जो है पिछले कई सालों में मूव हो रहे हैं, यानी एक तरीके से माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम रूरल जापान टू अर्बन जापान। अब इसकी वजह से जो है टोक्यो में, जिसे बोलते हैं हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कम जगह पर जो है ज्यादा लोग वहां पर जो है वहां पर आ रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं। तो हमें पता है कि जापान जो है अर्थक्वेक प्रोन जोन है, वहां पर जो है हमेशा अलग अलग तरीके के जो है वहां पे अर्थक्वेक वहां पर आते रहते हैं। और अगर अर्थक्वेक में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो, यानी कम जगह पर ज्यादा लोग वहां पर अगर रहते हैं, तो नुकसान होने के, मृत्यु होने के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं।
तो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, टोक्यो की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम करना जरूरी है, और इसके लिए ही जापान की सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, और इस पॉलिसी के अनुसार उन्होंने कहा कि टोक्यो में से अगर जापानीज फैमिली, वहां के जो नागरिक है, वो अगर टोक्यो में से रूरल जापान में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी टोक्यो में से निकल के अगर ग्रामीण जापान में जाके वो रहने की वहां पे तैयारी रखते हैं, तो उस फैमिली को जापान सरकार 10 लाख येन इतना जो है एक तरीके से आर्थिक सहायता वहां पे करेगा। तो ये जापान ने किस लिए किया, जिसके माध्यम से वहां पर शहरी भाग से, स्पेशली टोक्यो से जो है, जो कंजेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, वो वहां पे कम हो, सो दैट अर्थक्वेक वहां पे आ भी जाए तो उसका इम्पैक्ट वहां पे कम हो। और दूसरी तरफ जापान का जो ग्रामीण भाग है, उस जापान के ग्रामीण भाग में तो भी जो है वहां पे पॉपुलेशन चाहिए, वहां के जो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वहां की जो खेती है, वहां की जो दुकान है, वहां की जो सारी अर्थव्यवस्था, तो उसके लिए जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन वहां पे चाहिए, वो पॉपुलेशन तो कम से कम वहां पे होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का बैलेंस करने के लिए अब जापान का सरकार जापानीज फैमिलीज को मनी दे रहा है, पैसा दे रहा है, 10 लाख येन दे रहा है, सो दैट दे मूव आउट ऑफ टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया। ओके, तो ये भी चीज जो है आपके ध्यान में वहां पे रहनी चाहिए। नेक्स्ट इशू, पिछले कुछ महीनों में कुछ महत्वपूर्ण चुनाव हुए कुछ देशों में, और वहां पे जो है चुनाव होने के बाद अल्टीमेटली उन देश के प्रधानमंत्री जो है वहां पर चुने गए। तो इसमें सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इजराइल की। इजराइल में जो है हमेशा ही एक तरीके से जो है फ्रैक्चर्ड मैंडेट हम जैसे कहते हैं, यानी वहां के लोग जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत वहां पे नहीं देते हैं। तो कुछ महीने पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता थे, उनको प्रधानमंत्री पद से हटाया गया था, और उनके विरोधी पक्ष का याइर लैपिड जो थे, वो इजराइल के जो है प्रधानमंत्री बन गए थे। अब फिर से याइर लैपिड ये जो है प्रधानमंत्री पद से हट गए, चुनाव हुए, और वहां पर अब बेंजामिन नेतन्याहू फिर से वहां के इजराइल के प्रधानमंत्री बोल के चुन के वहां पे आए हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री अब है बेंजामिन नेतन्याहू। दूसरा हमारा जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, नेपाल में भी चुनाव हुआ, और नेपाल में भी पुष्प कुमार दहल, जिनको हम प्रचंड इस नाम से भी जानते हैं, सो प्रचंड या पुष्प कुमार दहल नेपाल के नए प्रधानमंत्री वहां पे बन चुके हैं। मूलतः अगर ये मिस्टर प्रचंड, पुष्प कुमार दहल की अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, सो ही वाज अ माओइस्ट लीडर, कहीं ना कहीं जो है नक्सलाइट मूवमेंट से, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड ये वहां पे थे, बाद में वो पॉलिटिक्स में आ गए। अभी जो है उन्होंने चुनाव वहां पे लड़ा, और वहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि यानी कहीं कहीं जो मुझे लगता है कि जैसे महाराष्ट्र में होता है, तो पूरे दुनिया में भी जो है इसी तरह की चीजें होती हैं। यानी वहां के चुनाव के लिए ये पुष्प कुमार दहल की जो पार्टी थी, उस पार्टी ने जो है चुनाव के पहले युति, कोलिशन, वहां पे जो है अलायंस जो किया था, वो किया था नेपालीज कांग्रेस से। तो शेर बहादुर देउबा, वो जो है नेपालीज कांग्रेस के वहां के लीडर है। सो नेपालीज कांग्रेस और पुष्प कुमार दहल, इनकी पार्टी का जो है युति अलायंस हुआ था, प्री पोल अलायंस हुआ था। चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद में जो है नेपालीज कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट्स मिली, लेकिन वो सीट्स यानी अकेले के बलबूते पर 50% जो सीट्स चाहिए, अकेले के बलबूते पर खुद का सरकार निर्माण करने के लिए नेपालीज कांग्रेस के पास उतनी वहां पर सीट नहीं थी। प्री पोल अलायंस था, तो ऐसा माना गया कि नेपालीज कांग्रेस और पुष्प कुमार दहल की जो लेफ्ट पार्टी है, वो ये गठबंधन की सरकार वहां पे बना लेगी। पहले 2.5 साल जो है वो कांग्रेस के, नेपाली कांग्रेस के गवर्नमेंट को मिलेगा, और अगला 2.5 साल जो है पुष्प कुमार दहल की पार्टी को वहां पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स खेला गया। पुष्प कुमार दहल, इनकी पार्टी टोटल अगर सीट्स हम देखेंगे तो नंबर 3 पे थी, नंबर 1 पे नेपालीज कांग्रेस थी, तो नेपालीज कांग्रेस को हटा दिया। नंबर 2 की जो पार्टी थी, यानी जो विरोधी पक्ष था, उस नंबर 2 के पार्टी के साथ पुष्प कुमार दहल ने जो है युति कर दी, और अल्टीमेटली नेपालीज कांग्रेस की जो है सरकार यानी वहां पे ना बन सकी, और उसकी जगह पर
पुष्प कुमार दहल प्रचंड, ये यहाँ पे जो है सरकार में आ गए। ऐसा कहा जाता है कि ये सारे गणित के पीछे चाइना का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि नेपालीज कांग्रेस कंपैरेटिवली फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रो इंडिया है, भारत के लिए जो है वो बेहतर है। दूसरी तरफ अगर हम वहां पे देखेंगे तो अभी का जो सरकार है वो लेफ्ट पार्टीज का है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बिलीव करने वाला है, माओइस्ट आइडियोलॉजी को बिलीव करने वाला है, और इस तरीके से चाइना वहां पर लेफ्टिस्ट पार्टी की माओइस्ट पॉलिसी की सरकार वहां पे आना कभी भी जो है वहां पे चाहेगा। और चाइना ने पर्दे के पीछे कुछ खेल खेला जिसके माध्यम से अभी पुष्प कुमार दहल वहां पर प्रधानमंत्री बन गए हैं, और इमीडिएटली उसका एक तरीके से जो है हमें नतीजा भी वहां पे दिखा कि जैसे प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए तो वहां पर चाइना के मदद से 21.5 बिलियन डॉलर्स इतना जो है, सॉरी 21.5 करोड़ डॉलर्स इतना जो है कर्जा लेते हुए, सॉफ्ट लोन लेते हुए चाइना की मदद से नेपाल ने पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसकी निर्मित की। अगर आपको याद होगा तो यही पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर रिसेंटली नेपाल का जो एयरक्राफ्ट था वो दुर्घटनाग्रस्त वहां पे हो गया और 72 वहां के जो लोग थे इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स उनकी जो है वहां पर मृत्यु हो गई। सो ये पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये चाइना की मदद से, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की मदद से नेपाल वहां पे बनाया जा रहा है। इसका मतलब ही कहीं ना कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस में नेपाल भी आ रहा है, यानी भारत का और एक नेबरिंग कंट्री चाइना के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से भविष्य में भारत के सिक्योरिटी को अलग अलग तरह के खतरे वहां पे निर्माण हो सकते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो है हमने वहां पर ध्यान में रखनी चाहिए। सो दैट वाज अबाउट पुष्प कुमार दहल, नेपाल। तीसरे जो थे वो थे ब्राजील के राष्ट्रपति अभी लूला डिसिल्वा बने हैं। हमें पता है कोरोना कार्यकाल में वहां पर जैर बोल्सोनारो ये जो है ब्राजील के राष्ट्रपति वहां पे थे, और जैर बोल्सोनारो का कार्यकाल जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। कोरोना से संबंधित, कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन के बारे में बहुत ही वियर्ड स्टेटमेंट उन्होंने किए थे, और एक तरीके से जो है ब्राजील में कोरोना की त्रासदी में जो है जैर बोल्सोनारो का नेतृत्व एक तरीके से वहां पे फेल गया। अगर ऐसा हमने कहा तो वो गलत वहां पे नहीं होगा। जैर बोल्सोनारो के खिलाफ अलग अलग जो है वहां पर भ्रष्टाचार के भी आरोप वहां पे लगे हुए हैं। तो ये सारी पार्श्वभूमि ध्यान में रखते हुए वहां पर चुनाव हुए तो लेफ्ट पार्टी के लूला डिसिल्वा थे एंड राइटिस्ट विचारधारा को मानने वाले जैर बोल्सोनारो की पार्टी वहां पे थी। टफ कंटेस्ट वहां पे हुआ और वहां पर जो है 49.2% इफ आई एम नॉट रॉन्ग जैर बोल्सोनारो को जो है वहां पर मतदान मिला, और 50% से ज्यादा लूला डिसिल्वा की पार्टी को मतदान मिला, एंड अल्टीमेटली लूला डिसिल्वा जो लेफ्टिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो ब्राजील के राष्ट्रपति हो गए। जैर बोल्सोनारो को सपोर्टर्स को ये बात जो है हजम नहीं हुई, इसकी वजह से उन्होंने जो है इस चुनाव को या इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने जो है ब्राजील की पार्लियामेंट, ब्राजील का राष्ट्रपति भवन, ब्राजील का जो है सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर धावा वहां पे बोल दिया। और हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा कि वहां पर जो है बहुत सारी अफरा तफरी वहां पे मची हुई थी। जैसे 6 जनवरी 2020 को कैपिटल हिल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने इस तरह का सारा जो है हो हल्ला किया था, उसी तरह की चीज जैर बोल्सोनारो के सपोर्टर ने ब्राजील में भी वहां पे की। तो बेसिकली ये सारी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं भी जो है कहीं ना कहीं आपने ध्यान में रखनी चाहिए। लूला डिसिल्वा हो, पुष्प कुमार दहल हो या बेंजामिन नेतन्याहू, इनसे रिलेटेड जो एक तरीके से जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो किस पद पर उनका चुनाव हुआ है, ये हमें वहां पे पता होना जरूरी है। अगला मुद्दा वुमेन्स एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है वुमनिया इनिशिएटिव। हमें पता है कि भारत सरकार का अब ई मार्केटिंग के ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस है, और उसमें से ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी ऑनलाइन तरीके से, वर्चुअल तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो, आप जो है आपके प्रोडक्ट्स वहां पर बेच सकते हो। हमें यह भी पता है कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स है
तो भारत सरकार के जो अलग अलग मंत्रालय है, अलग अलग जो विभाग है, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, तो उनके लिए कंपलसरी किया है कि जो साल भर में वो जो खरीदते हैं उनके ऑफिसेस के लिए, उनके डिपार्टमेंट के लिए, उसमें का कुछ हिस्सा, ये गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट का कुछ हिस्सा ये लोकल होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी मेक इन इंडिया। अब उसमें जो है भारत सरकार ने और एक चीज वहां पे जोड़ दी है, दैट इज नोन एज वुमनिया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इनिशिएटिव। तो इसके माध्यम से अब भारत सरकार ने, ये भारत सरकार की अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कंपलसरी कर दिया है कि ये जो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे उनके डिपार्टमेंट्स के लिए, तो उसमें से कुछ पार्ट ये भारतीय उद्योजकों द्वारा, भारतीय महिला उद्योजकों द्वारा और भारतीय सेल्फ हेल्प ग्रुप, बचत गट जो होते हैं महिलाओं के, उनके द्वारा बने हुए प्रोडक्ट को ही वो वहां पे इस्तेमाल करेंगे। यानी एक तरीके से जो है भारतीय महिलाओं द्वारा बनाए गए, उन उद्योजकों द्वारा बनाए गए या भारतीय सेल्फ हेल्प ग्रुप बचत गट द्वारा, स्वयं बचत गट द्वारा, महिलाओं के स्वयं बचत गट द्वारा जो प्रोडक्ट्स वहां पे बनाए जाएंगे, उनको एक तरीके से मार्केट देने का काम ये जो है वुमनिया इनिशिएटिव के माध्यम से भारत सरकार कर रहा है, जिसके माध्यम से भारत की जेंडर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। यानी महिलाओं को भी हम एक तरीके से संधि देंगे, जिसके माध्यम से वो भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सके और उनकी भी जो है एक तरीके से ग्रोथ हो सके। सो दैट इज वुमनिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोल्लम जो केरला का एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, वो रिसेंटली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में था। वो इसलिए क्योंकि वो भारत का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया। यानी कोल्लम ये भारत में का अकेला और पहला ऐसा जिला है जहां की जनता को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में वो जागरूक है। और इसके लिए कोल्लम का जो प्रशासन था उन्होंने विशेष प्रयास किए। कोल्लम की 23 लाख जो वहां के सिटीजन्स है, वहां के जो नागरिक है, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जानकारी देना, अलग अलग तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज के माध्यम से वहां के लोगों को जो है भारतीय संविधान, उनके हक, उनके ड्यूटीज, अलग अलग तरह के कानून, इसके बारे में जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे जानकारी दी गई। और इसके लिए कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के जो फंक्शनरीज है, उनका जो प्रशासन है, उन प्रशासन ने वहां के 23 लाख नागरिकों के लिए, 7 लाख फैमिलीज के लिए ये सारा जो है कैंपेन वहां पे रन किया, जिसके लिए वहां पे एक तरीके का गोल ऐसा रखा गया कि जो कुछ कोल्लम की जनता है उसमें से 90% से ज्यादा लोग जो है ये अवेयर हो जाए अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें अल्टीमेटली 16.3 लाख पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष से ज्यादा उम्र के 16 लाख से ज्यादा लोग जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोल्लम प्रशासन के माध्यम से, वॉलंटियर्स के माध्यम से, 2200 ट्रेनर्स के माध्यम से, जिन्हें सीनेटर्स कहा गया, ये अलग अलग स्कूल में गए, अलग अलग ऑफिसेस में गए, ऑटो स्टैंड्स में गए, ट्राइबल काउंसिल्स में गए और इसके माध्यम से जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय राज्य घटना, अलग अलग तरह के कानून, हमारे हक, हमारे कर्तव्य, इनके बारे में जो है लोगों को जानकारी दी। और इसके माध्यम से भारत का सबसे पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कोल्लम, ये डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर बन गया। सो कोल्लम के बारे में भी जो है हमें जानकारी होना वहां पे जरूरी है। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है वहां पर कॉन्फ्रेंस चल रहा है एंड दैट इज हैपनिंग इन दावोस, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहां पे चल रहा है। और वहां पे ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ये जो है अलग अलग तरह के चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप है। तो इन एनजीओस के ग्रुप द्वारा एक रिपोर्ट वहां पे पब्लिश किया जाता है और दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सफैम रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किसके लिए फेमस है? इस रिपोर्ट में जो है अलग अलग देशों का एक तरीके से जो है अध्ययन करते हुए किस तरीके से इन इक्वालिटी ऑफ इनकम है, किस तरीके से आर्थिक विषमता है,
इसके ऊपर जो है ये फोकस वहां पे करता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार, लेटेस्ट डेटा के अनुसार, भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत के जो अमीर लोग हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन में से रिचेस्ट 1% ऑफ पॉपुलेशन अगर हम निकालेंगे और भारत की टोटल वेल्थ, भारत का टोटल इनकम, भारत के पास उपलब्ध पैसा अगर हम निकालेंगे तो सिर्फ भारत के टॉप 1%, रीच 1% जनता के पास भारत के टोटल इनकम में का, टोटल वेल्थ में का 40% ऑफ कंट्रीज टोटल वेल्थ इज विथ ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन। और अगर हम गरीबी की बात वहां पे करेंगे तो हमारे भारत की नीचे यानी गरीब, यानी टोटल पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन अगर हम लेंगे तो 50% पॉपुलेशन का टोटल मिलके हमारे भारत का टोटल में का सिर्फ 3% वेल्थ है। यानी 50% लोगों के पास सारी का सारा मिलके भारत का सिर्फ 3%, यानी मान लो 100 रुपए में से 3 रुपए ये भारत के 50% पॉपुलेशन को मिलके है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो भारत के जो 1% पॉपुलेशन है उनके पास 100 में से 40 रुपए है। दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी, देयर इज अ ह्यूज इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ये पॉइंट भी हमें वहां पे पता होना चाहिए। और इसी रिपोर्ट में वहां पे कहा कि अगर मान लो ये जो अमीर लोग हैं भारत के, इन अमीर लोगों के ऊपर अगर भारत सरकार सिर्फ 5% भी टैक्स वहां पे लगा दे, सिर्फ ये 1% लोगों के ऊपर अगर मान लो एडिशनल 5% भी टैक्स लगा दे, और इस टैक्स में से जो मिलने वाला पैसा है, इस टैक्स में से मिलने वाले पैसे में से भारत में के पूरे बच्चे, उनको जो है स्कूल में भेजने के लिए जो कुछ खर्चा आएगा वो पूरा का पूरा खर्चा सिर्फ ये 1% रिच पॉपुलेशन के ऊपर 5% टैक्स लगाने से जो है वहां पे हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो रिपोर्ट था जिसका नाम था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, ये रिपोर्ट जो है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनुअल मीटिंग के पहले दिन वहां पे डिक्लेयर किया गया, और जिसने इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बारे में जो है वहां पर बात की है। सो बेसिकली ये सारे जो करंट अफेयर्स आप देखोगे तब ऑलरेडी हमने जब चर्चा की थी पॉवर्टी से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम से रिलेटेड, तो वो फिर से आपको रिवाइज करना जरूरी है कि गिनीज कोएफिशिएंट क्या होता है, लॉरेंज कर्व क्या होता है, जो जेंडर इनइक्वालिटी जो वहां पे होती है उसको मेजर करने के लिए क्या क्या वहां पे इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। सो वो एक बार आप रेफर करोगे और इस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के करंट अफेयर से रिलेटेड ये ऑक्सफैम रिपोर्ट जो है उसके साथ लिंक करोगे तो करंट अफेयर्स का आपका बेसिक नॉलेज के साथ लिंक करने का आपका जो पर्पज है वो पर्पज आपका सॉल्व हो जाएगा। सो दैट इज अबाउट दी ऑक्सफैम रिपोर्ट। अनदर थिंग रिलेटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार आपको जैसे पता है कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, इसके ऊपर जो है बहुत फोकस कर रहा है कि किस तरीके से जो है नवीनीकरणीय, जिसे हम बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, और नए अलग अलग तरीके के माध्यम से किस तरीके से हम एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेस का निर्माण करें। इसके लिए भारत सरकार प्रयासशील है, क्योंकि उसमें से ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक तरीके से शाश्वत विकास का कंसेप्ट जो है हासिल कर पाएंगे। इसके लिए रिसेंटली भारत सरकार ने जो है 19,744 करोड़ 19,744 करोड़ रुपए जो है वो भारत सरकार नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए खर्च करने वाला है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत जो है ग्लोबल हब बनेगा रिलेटेड विथ ग्रीन हाइड्रोजन। यानी ये ऑलमोस्ट 20,000 रुपए करोड़ रुपया जो आने वाले समय में भारत सरकार खर्च करने वाला है, उसके माध्यम से यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टू अदर कंट्रीज, इस तरह का जो है अलग अलग एक्टिविटीज भारत सरकार द्वारा किए जाएंगे। एंड अल्टीमेटली इसके माध्यम से अब तक भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जो इंपोर्टर है, यानी सिर्फ चीजें खरीदता रहता है, वो आने वाले समय में हम इतना हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे कि हमारी जरूरतें तो पूरी हो ही हो, लेकिन हम जो है दूसरे देशों को भी ये ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट कर सके, उसमें से जो है कुछ फॉरेन रेवेन्यू भी जो है वहां पर जनरेट कर सके, और इस माध्यम से भारत जो है नेट एक्सपोर्टर बन जाएगा ओवरऑल इस ग्रीन हाइड्रोजन का। ओके, सो इसके माध्यम से आने वाले समय में हर वर्ष हम
5 MMT दैट इज 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष हम ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण करने का जो है ध्येय रखते हैं। दिस इज इन एडिशन टू हर साल हमने 125 गीगावाट, ये जो हमें एक तरीके से ग्रीन एनर्जी हमें बनानी है, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हमें इसका निर्माण करना है, वो तो है ही है, प्लस इन एडिशन टू दैट ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से हम 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष बनाने के लिए जो है आने वाले समय में प्रयास करते रहेंगे। सो बेसिकली हमें पता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है इट इज एन इम्पोर्टेंट एनर्जी रिसोर्स। अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र में जो है इट इज यूज्ड एज ए की इंडस्ट्रियल फ्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया का प्रोडक्शन अगर करना है, अमोनिया हमें जैसे पता है इट्स इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर, तो अमोनिया के निर्माण में या स्टील के निर्माण में या अलग अलग तरह के ऑयल रिफाइनरीज में या इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर जो है इस ग्रीन हाइड्रोजन का महत्वपूर्ण रोल वहां पे होता है। ये जो हाइड्रोजन है जो एक एनर्जी का रिसोर्स है वो अलग अलग सोर्सेस से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कोल, कोल यानी क्या है हमें पता है हाइड्रोकार्बन, हिंदी से हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें कार्बन है उसके साथ ही हाइड्रोजन भी है। तो किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अगर इस हाइड्रोकार्बन में से, अगर इस कोल में से हम हाइड्रोजन अलग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक हाइड्रोजन और ब्राउन हाइड्रोजन। यानी कोल में से अगर हाइड्रोजन को हम अलग करके उसका एनर्जी रिसोर्स बोल के इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन। अगर नेचुरल गैसेस में से, फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है नेचुरल गैसेस अलग अलग तरह के होते हैं कि फॉर एग्जांपल इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ओके। सो ये अलग अलग तरह के जो नेचुरल गैसेस है उन नेचुरल गैसेस में से अगर हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं और उस हाइड्रोजन को फ्यूल रिसोर्स बोल के हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। सो ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैसेस, ब्लू हाइड्रोजन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स यानी हमें जैसे पता है अलग अलग तरह के जो ईंधन होते हैं, सो इन ईंधन के माध्यम से हम ब्लू कार्बन जो है वो, ब्लू हाइड्रोजन जो है वो वहां पर हासिल कर सकते हैं। सो ब्लैक hydrogen from coal, grey hydrogen from natural gas, blue hydrogen from fossil fuels. Next is green hydrogen. ग्रीन हाइड्रोजन किसमें से हम हासिल करेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन जो है हम मूलतः इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर H2O, इस H2O में से अगर हाइड्रोजन हम प्राप्त करते हैं पानी से, उसका हाइड्रोलाइसिस करके अगर हाइड्रोजन हम वहां पे प्राप्त करते हैं तो दिस इज कंसिडर्ड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसीजर। यानी कहीं भी पॉल्यूशन न करते हुए एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से जो है हम ग्रीन हाइड्रोजन वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है पानी से H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम वहां पे हासिल करते हैं। तो ये ब्लैक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये चारों तरीके से हम हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये सबसे एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन है। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन ये जो है इट इज currently accounts for less than 1% of global hydrogen production due to it being expensive to produce। यानी अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अगर हमें ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करना है तो इट इज कॉस्टलियर वन। इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ टोटल वर्ल्ड के ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन के सिर्फ 1% ही ग्रीन हाइड्रोजन वहां पे होता है। लेकिन आने वाले समय में इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा हमें खर्चा भी वहां पे लगेगा, लेकिन अगर जब हम ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इकोनॉमिकली ये जो है फिजिबल तरीके से हम इसका निर्माण कर सकेंगे। और इसके लिए ही भारत सरकार ऑलमोस्ट 19,744 करोड़ आने वाले समय में 2030 तक इसमें खर्च करने वाला है। और ये अगर करता है तो एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से हाइड्रोजन का निर्माण हो जाएगा। इसका ही मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित जो अलग अलग हमने टारगेट्स वहां पे रखे हुए हैं उसको भी हम वहां पर हासिल कर पाएंगे। और इसके लिए ही भारत सरकार ने साइट दैट इज स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसको हमने शुरुआत किया है। और उसके साथ ही अलग अलग पायलट प्रोजेक्ट्स में से भी हम पूरे भारत में ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का वहां पर निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नेशनल हाइड्रोजन मिशन, हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन एज अ एनर्जी रिसोर्स
इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाई किया था, उस टॉपिक में ये करंट अफेयर्स वाला बिट जो है आप वहां पर ऐड कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी शुड बी अवेयर अबाउट नेशनल हाइड्रोजन मिशन। सो आज की चर्चा में मेनली मैंने AK-203 असॉल्ट राइफल जो अमेठी में बनने जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, RRR मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, उसके साथ ही एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में जो अलग अलग तरह के महत्वपूर्ण अवार्ड्स मिले उसके बारे में चर्चा की। जापान इज ऑफरिंग मनी 10 लाख येन टू देयर सिटीजन्स टू मूव आउट ऑफ टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसको हमने डिस्कस किया। बेंजामिन नेतन्याहू, लुला डिसिल्वा, पुष्प कुमार दहल, इनका उनके उनके देश में चुनाव में सरकार उन्होंने जो बनाया उसके बारे में हमने चर्चा की। वुमेन्स एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से GEM गवर्नमेंट ई मार्केट इनिशिएटिव में वुमनिया इनिशिएटिव के बारे में हमने बात की। केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को जो है भारत का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ये अवार्ड वहां पे मिला। ऑक्सफैम रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में जो है ऑक्सफैम रिपोर्ट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की बात करता है, जहां पर भारत का 1% रिच पॉपुलेशन is holding almost 40% of India's wealth, whereas the bottom of 50% of India's population is totally contributing only 3% of the total wealth of our country. That means there is a huge economic disparity. उसके बारे में हमने चर्चा की। एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जिसके माध्यम से रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी रिसोर्सेज का जो है भविष्य में निर्माण और बढ़ाने के लिए जो है हम प्रयास करेंगे। सो दिस वाज अबाउट टुडेज डिस्कशन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक्स, टेक आउट योर पॉइंट्स एंड लिंक दीज टॉपिक्स विथ योर basic conceptual clarity of science and technology or economics or whichever subjects they are related with. That's all from my side. Thank you. Jai Hind.